पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सितंबर 1965 में 17 रोज़ तक जंग जारी रही थी। सलामती कौंसिल ने 20 सितंबर को करारदाद नंबर 211 के ज़रिए दोनों मुल्कों से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया था, जिस पर दोनों मुल्क रजामंद भी हो गए थे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात के फ्रेमवर्क का मुआहदा 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था, जो रूसी सालिसी की वजह से मुमकिन हुआ। इस जंग में पाकिस्तान का साथ किन ममालिक ने दिया था और पाकिस्तान के दफाई इत्तेहादी अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया था, इन सवालों के जवाबात में तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की किताब द फर्स्ट राउंड इंडो पाकिस्तान वार 1965, जो पहली बार 1979 में छपी थी, में इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात शामिल हैं। एयर मार्शल असगर खान जंग सितंबर के वक्त PIA के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और जंग शुरू होने से कुछ माह कबल ही वो PIA के सरबराह की हैसियत से रिटायर हुए थे। जब जंग शुरू हुई उस वक्त एयरफोर्स की क़यादत एयर मार्शल नूर खान के पास थी, मगर चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तश्कील और तरबियत में एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान का कलीदी किरदार था, इसलिए जंग शुरू होते ही इनकी खिदमात हासिल की गई, क्योंकि कई दोस्त ममालिक की एयरफोर्स के सरबराहान से इनके गहरे ताल्लुकात थे। असगर खान ने जंग के दौरान जिन 4 ममालिक के दौरे किए, इनकी तफसीलात इन्होंने अपनी किताब में दी हैं। सदर अयूब का ख़त लेकर एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान 9 सितंबर 1965 को चीन रवाना हुए। अगले दिन चीनी वज़ीर आज़म चू एनलाई से इनकी मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान ने जंग में दरकार अशिया की एक फहरिस्त दी, जिनमें जंगी जहाज़, एंटी एयरक्राफ्ट गनें और दीगर असला और गोला बारूद भी शामिल था। साथ ही पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त भी कर दी कि यह सामान बरास्ता इंडोनेशिया रवाना किया जाए। चीनी वज़ीर आज़म बड़े हैरान हुए कि इतना लंबा चक्कर क्यों काटा जाए और जंगी साजो सामान बरास्ता कराक्रम बराह रास्त क्यों नहीं भेजा जा सकता। चीनी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली पर भी एतराज़ था और इनका मौक़िफ़ था कि जंग को मुदाफ़िआना नहीं जारहाना अंदाज में लड़ा जाए। पाकिस्तान ने जंगी साजो सामान के साथ दूसरा मुतालबा ये किया कि इंडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन अपनी फ़ौज इंडियन सरहद पर उस इलाके में बढ़ा दे जहां 1962 में चीन और इंडिया की जंग हो चुकी थी। मगर चू एनलाई ने कहा कि वो इस सिलसिले में सदर अयूब से बराह रास्त मुलाकात करना चाहेंगे। एयर मार्शल असगर खान के बकौल सदर अयूब ने इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया। बाज़ राय कहते हैं कि सदर अयूब ने जंग के दौरान अपने वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हमरा चीन का खुफिया दौरा किया था, ताहम इस दौरे की तफसीलात कभी मंज़र आम पर नहीं आई। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान बीजिंग से जकार्ता पहुंचे, जहां एक फ़ौजी अड्डे पर इनका इस्तकबाल इनके दोस्त और इंडोनेशियन एयरफोर्स के सरबराह उमर दहानी ने किया। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने इंडोनेशिया के सदर सुइकार्नो को सदर अयूब का ख़त दिया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंडोनेशिया हमारी क्या मदद करेगा, जिस पर इंडोनेशिया के सदर ने कहा, आपकी मुश्किल घड़ी हमारी मुश्किल घड़ी है। कल ही मैंने अपने वार कौंसिल से मीटिंग की है, जिसमें हमने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान को वो सब कुछ देंगे जो इसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान पर हमला इंडोनेशिया पर हमला है। आप यहाँ से हर वो चीज़ ले जाएं जो जंग में आपको काम आ सकती है। आजकल हमारे मलेशिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए किसी हंगामी सूरत हाल में हमारे पास अपने दफा के लिए कुछ रहने दें। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने जंगी जहाज़ों का मुतालबा किया था। उस वक्त इंडोनेशिया के पास 1 दर्जन MiG-21 तैयारे थे, जिनमें से 8 जावा में सरहदों की हिफाजत पर तैनात थे, 4 बाकी थे। इंडोनेशिया ने चारों पेश कर दिए। इंडोनेशिया के नेवल चीफ ने पेशकश की कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हम इंडिया के खिलाफ जज़ायर अंडमान का महाज भी खोल सकते हैं। नेवल कमांडर ने मिसाइल, कश्तियाँ और आबदोज़ें भी पाकिस्तान रवाना कर दें, जो रूसी साख्ता थी, और रूस ने इस शर्त पर दी थी कि इन्हें किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को ये हथियार दिए। पाकिस्तान का मिलिट्री हार्डवेयर अमरीकी था, जबकि इसे इंडोनेशिया और चीन से जो असला मिल रहा था वो रूसी साख्ता था, जिसके इस्तेमाल में कई तरह के चैलेंजेस दरपेश थे। इसलिए पाकिस्तान की तरजीह थी कि तुर्की से मदद की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि इसके पास अमरीकी साख्ता असलहा था। जब एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान तुर्की पहुंचे तो तुर्क सदर से मिले, जिन्होंने हर मुमकिन मदद का वादा किया, मगर तुर्की के वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में तुर्की की मजबूरियां बताते हुए कहा कि तुर्की नेटो का रुकन है और वो अमेरिका और नेटो के इजाज़त के बगैर कोई बड़ा हथियार किसी दूसरे मुल्क को नहीं दे सकता। ताहम असला और गोला बारूद वगैरह जितना चाहें ले जाओ। इसके बाद PIA के जहाज़ अगले कई दिन तक तुर्की से असला और गोला बारूद लेकर आते रहे। ईरान भी उस वक्त नेटो का रुकन था, इसलिए इसकी भी वही मजबूरियां थी जो तुर्की की थी। जंग शुरू होने के बाद तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान और इंडिया से जंग बंदी का मुतालबा कर चुके थे, जिस पर सदर अयूब नाराज़ भी थे।
کہ ایران اور ترکی انڈیا کو جہر قرار دے کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پر شاہ ایران نے کہا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جن کا صدر ایوب کو پتہ ہوتا تو وہ گلہ نہ کرتے، تاہم انہوں نے اپنے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ پاکستان کی تمام ضروریات پوری کی جائیں، چاہے ایرانی سٹورز میں کچھ باقی نہ رہے۔ شاہ ایران نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان سے ان اشیاء کی فہرست مانگی جو پاکستان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فہرست دے کر کہا کہ وہ امریکہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ بھی پاکستان کی مدد کرے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس آف دی ہسٹورین میں موجود ایک دستاویز کے مطابق 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کے بارے میں امریکہ کو خدشہ تھا کہ اس سے خطے میں امریکہ اور روس کے درمیان رساکشی شروع ہو سکتی ہے۔ اگرچہ امریکہ کو انڈیا کے اس کردار پر شدید تحفظات تھے جو وہ غیر جانبدار ممالک کی تحریک میں ادا کر رہا تھا۔ 1962 کی چین انڈیا جنگ، جس میں انڈیا کو شکست فاش ہوئی تھی، کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے انڈیا کو فوجی امداد دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات شروع ہی سے اچھے جا رہے تھے کیونکہ امریکہ روس کے خلاف سیٹوں اور سینٹوں میں پاکستان کے کردار کو اہم سمجھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کیا گیا جو ان دنوں میں انڈیا کے مقابلے پر بہت کم تھی۔ اس عرصے میں امریکہ اور برطانیہ دونوں نے پاکستان کی مدد کی۔ جب پاکستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی تو انڈیا نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 211 کے ذریعے جب یہ جنگ بند ہوئی تو امریکہ نے پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی تھی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس پابندی کا سب سے زیادہ اثر اس پر پڑا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی عسکری لحاظ سے کافی کمزور تھا۔ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ امریکہ اس دوران ویتنام میں مصروف تھا اور کسی نئے محاذ کے بارے میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ پاکستان نے اس جنگ کے بارے میں امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا جھکاؤ چین کی طرف تھا۔ دوسری جانب چین انڈیا جنگ کے بعد امریکہ نے انڈیا کو فوجی امداد دینا شروع کر دی تھی جس پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ صدر ایوب نے جولائی 1964 میں امریکی صدر کو ایک خط لکھ کر شدید احتجاج بھی کیا تھا کہ پاکستان سیٹوں اور سینٹوں معاہدوں کا اثر نو جائزہ لے گا، جس پر جانسن نے جواب دیا تھا کہ اگر پاکستان نے چین کے ساتھ دوستی جاری رکھی تو امریکہ بھی اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوگا۔ صدر ایوب اپریل 1965 میں ماسکو کا بھی دورہ کر چکے تھے جس میں روس سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انڈیا پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ بعد میں جب شاستری نے ایوب کے بعد روس کا دورہ کیا تو روسی حکام نے ان سے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ متنازع امور کو حل کریں۔ امریکہ جو اس وقت تک پاکستان کو آج کی ڈالر ویلیو کے حساب سے 3 ارب ڈالر کا اسلحہ دے چکا تھا، وہ صدر ایوب کے دورہ روس پر ناراض بھی تھا۔ اس طرح جب ستمبر کی جنگ ہوئی تو پاکستان کے تعلقات اپنے قریبی اتحادی امریکہ سے خوش کن نہیں تھے۔